नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। स्टडी विथ रजनीश चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाए जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था सीरीज के कुछ लेक्चर्स। इस लेक्चर सीरीज का यह 22वां लेक्चर है और आज की चर्चा का विषय है केंद्रीय बजट निर्माण। आज के लेक्चर में हम यह जानेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा बजट कैसे बनाया जाता है, बजट के निर्माण की क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। इसके अलावा बजट के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, किस तरह से धन की निकासी की जाती है, धन की निकासी के लिए क्या प्रक्रियाएं हैं, किस किस तरह की धन की निधियां होती हैं, इत्यादि प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। यह वनडे एग्जाम्स जैसे एसएससी, एनटीपीसी, बैंकिंग एग्जाम्स, सीटेट इत्यादि के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, स्टेट पीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा का विषय। बजट को संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इसके लिए जो संविधान में शब्द प्रयोग किया गया है वह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द है। इसे अनुच्छेद 112 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बताया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण को ऐसे सामान्य अर्थों में कहा जाए तो साल भर की सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। इसके माध्यम से दो काम किए जाते हैं। पहला काम कि पिछले साल की जो आय है उसका ये एक तरह से लेखा जोखा करती है और अगले साल के लिए कामों का निर्धारण करती है। उसी आधार पर पिछले साल के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर अगले साल के कार्यों का अनुमान करती है, उसके हिसाब से धन का आवंटन करती है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उसमें सबसे पहली बात है राजस्व और पूंजी से प्राप्त अनुमानित आय वार्षिक वित्तीय विवरण के अंतर्गत शामिल होती है। इसके बाद राजस्व बढ़ाने के उपाय और साधन, अर्थात पहली चीज़ तो यह इसमें है वित्तीय विवरण या बजट के अंतर्गत दी जाती है कि कहाँ कहाँ से सरकार को आय प्राप्त हो रही है, वह कर के माध्यम से और पूंजी के माध्यम से। पूंजी अर्थात जो स्थायी संपत्ति के माध्यम से उन्हें जो प्राप्त हो रहा है, और राजस्व बढ़ाने के उपाय यानी किस तरह से करारोपण की व्यवस्था की जाए कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा आय प्राप्त हो और धन के साधन उपलब्ध हो सकें, साथ ही जनता पर उसका बुरा प्रभाव न पड़े। तीसरा है खर्च का अनुमान, अर्थात अगले साल जो वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 30 मार्च तक। तो इस वित्तीय वर्ष के दौरान जो जो खर्च किए जाने हैं उन खर्चों का अनुमान किया जाता है। वास्तविक आय और खर्च का विवरण, अर्थात जो भी वास्तविक आय हुई है और जो खर्च हुआ है उसका विवरण दिया जाता है। आने वाले साल के लिए आर्थिक वित्तीय नीतियाँ, कर व्यवस्था और खर्च की योजनाएं और नई परियोजनाएं, अर्थात आने वाले साल में सरकार किन किन मदों में, किन किन कार्यों में धन खर्च करेगी, क्या नीति अपनाएगी, टैक्सेशन की पॉलिसी क्या होगी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, इत्यादि के विषय में भी बजट पे चर्चा की जाती है। बजट में 2 प्रकार के खर्च किए जाते हैं। पहले एक बात आप समझ लीजिए कि भारत का जो संचित निधि, एक शब्द आपने कई बार सुना होगा कि यह कार्य भारत की संचित निधि से होगा या यह खर्च भारत की संचित निधि पर भारित है। तो यह जानने के पहले हमें यह जान लेना होगा कि भारत की संचित निधि क्या है। भारत की संचित निधि का मतलब है कि जितना भी सरकार का पैसा प्राप्त होता है वह भारत सरकार के खजाने में इकट्ठा हो जाता है, चाहे वह कर्ज के रूप में हो, चाहे वो कर के रूप में, टैक्स के रूप में हो। तो इस तरह से भारत की संचित निधि सरकार का सबसे बड़ा खजाना है। अब इस पर क्या क्या कार्य हो सकते हैं इसके बारे में चर्चा है कि भारत की संचित निधि से किया जाने वाला व्यय 2 तरह का होता है। पहला भारत की संचित निधि से किया जाने वाला व्यय और दूसरा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कभी कभी शब्दों में कन्फ्यूजन हो जाता है। भारित व्यय से मतलब होता है ऐसा खर्चा जिस पर संसद किसी तरह का मतदान नहीं करवाती, बल्कि वह पहले से निर्धारित है और उसके ऊपर कोई संसद में मतदान नहीं होता, केवल चर्चा होती है और वह उसी तरह स्वीकार कर लिया जाता है जिस तरह से वह पहले से निर्धारित है। और जो भारत की संचित निधि पर किया जाने वाला व्यय है, संचित निधि के द्वारा किया जाने वाला व्यय है, उस व्यय पर चर्चा होती है, मतदान होता है, संसद चाहे तो उसे कम कर सकती है। अब इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि वो कौन से खर्चे हैं जिन पर सरकार मतदान नहीं करवाती, संसद मतदान नहीं करती और ना ही उसे कम कर सकती है। वो खर्च हैं राष्ट्रपति को दिए जाने वाले उपलब्धियां, वेतन, भत्ते और उसके कार्यकाल के खर्च। जब हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति इत्यादि की चर्चा कर रहे थे, उस दौरान हमने बताया था कि इन्हें जो वेतन मिलता है, भत्ते मिलते हैं, इनको स्वतंत्र रखने के लिए इनके ऊपर कोई संसदीय नियंत्रण
आर्थिक नियंत्रण न हो, इसके लिए इन्हें उससे मुक्त रखा गया है। इसीलिए संचित निधि पर भारित खर्च होता है इनका, अर्थात संसद के लिए और हर बार इस पर चर्चा और मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह एक बार में ही संविधान में निर्धारित हो गया कि इन खर्चों को भारत की संचित निधि से किया जाएगा। राष्ट्रपति की उपलब्धियां, भत्ते, उसके कार्यकाल के सारे खर्च संचित निधि पर भारित हैं। उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति के वेतन भत्ते, यह भी संचित निधि पर भारित हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते एवं पेंशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन। अब ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी पद हैं, ये सारे पद सरकार से या कार्यपालिका से नियंत्रण के दौरान अपने कार्यों को अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे और इस कार्यपालिका के नियंत्रण से इन्हें मुक्त रखने के लिए व्यवस्था की गई है। उच्चतम न्यायालय, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय के जितने भी प्रशासनिक व्यय हैं, इन कार्यालयों के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन है, यह सब भी संचित निधि पर भारित होगा। भारित होगा मतलब इन पर बार बार मतदान नहीं होगा, केवल चर्चा हो सकेगी। यह ऐसे ही संचित निधि से बिना मतदान के ही निकाले जा सकते हैं, खर्च किए जा सकते हैं। ऐसे ऋण का भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, इसके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन आदि के खर्च, जो ब्याज दिए जाते हैं ऋणों पर या जो ऋण मुक्त होने के दौरान जो खर्च लगता है, वो सारे खर्च क्या है, वो भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। अथवा इसके अलावा न्यायालय मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय, डिक्री की तुष्टि के लिए न्यायालय के दौरान जो भी खर्चे लगते हैं, जैसे मान लीजिए किसी पक्षकार को उस निर्णय के बाद जो भी धन दिया जाना है, अगर वह जुर्माने की राशि से नहीं इकट्ठा हो पा रहा है, तो वह भी वो जो डिक्री है, डिक्री का मतलब होता है सरकार, ये न्यायालय का आदेश, तो न्यायालय के आदेश से जो भी धन खर्च होगा या इस तरह के खर्च के लिए वह एक व्यवस्था की जाएगी, भारत के संचित निधि से होगी। संसद अन्य कोई भी नियम बना करके और भारत की संचित निधि पर भारित खर्च को बढ़ा सकती है। अब यह तो हमने चर्चा की बजट के बारे में, चर्चा करने के दौरान कि संचित निधि पर क्या क्या भारित होता है। अब चर्चा कर लेते हैं कि बजट कैसे बनता है। तो पहले जो नियम था, 1921 के पहले रेल बजट और आम बजट एक ही हुआ करते थे, यानी अंग्रेजों के शासनकाल में। 1921 में इसे एकवर्थ कमेटी के सिफारिश से रेल बजट और आम बजट को अलग अलग कर दिया गया। यह भारत की स्वतंत्रता काल में भी चलता रहा। स्वतंत्रता के पश्चात 2016 में, लगभग स्वतंत्रता के 60-70 सालों के बाद 2016 में इसे फिर से इकट्ठा कर दिया गया। अब रेल बजट और आम बजट अलग अलग नहीं पारित किए जाते, एक ही बजट दोनों के लिए पारित किया जाता है। तो बजट की प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं, किस तरह से बजट पारित किया जाता है। यह मुख्य रूप से बजट को पारित करने के लिए 6 प्रक्रिया या 6 चरण अपनाए जाते हैं। पहला है बजट का प्रस्तुतिकरण। बजट के प्रस्तुतिकरण का मतलब है कि बजट संसद के सामने पेश किया जाएगा। इसमें क्या होगा, बजट को वित्त मंत्री द्वारा फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को पेश किया जाता है। पहले जब रेल बजट भी होता था तो पहले रेल बजट आता था, उसके बाद आम बजट। अब रेल बजट नहीं है, दोनों साथ ही आते हैं और इसलिए यह फरवरी के अंतिम सप्ताह या अंतिम कार्य दिवस को पेश किया जाता है। बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री लोकसभा में बजट भाषण देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि बड़े ध्यानपूर्वक इसे पढ़ा जाता है, यह समझा जाता है कि इसमें कौन कौन सी नई घोषणाएं की गई हैं, कौन कौन से नई व्यवस्थाएं दी गई हैं, सरकार के द्वारा जनता को क्या लाभ या छूट पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो यह केंद्रीय बजट भाषण होता है। उसके बाद राज्यसभा में बजट को पेश किया जाता है। राज्यसभा में केवल पेश किया जाता है, उसमें चर्चा होती है, किंतु जो अनुदान मांगे होती हैं उनमें किसी भी तरह की कटौती का अधिकार राज्यसभा को नहीं होता है। तो इस तरह से बजट प्रक्रिया हो गई। बजट प्रक्रिया में पहला चरण हमने बताया आपको कि प्रस्तुतिकरण के दौरान क्या होता है। बजट को वित्त मंत्री पेश करता है। अगर वित्त मंत्री नहीं होता तो उस समय जो भी उसका प्रतिनिधि होगा, जिसे भी उसका प्रभार दिया गया होगा, वह पेश करेगा। और इसके बाद दूसरा चरण आता है आम बहस का। आम बहस सामान्यतः दोनों सदनों में 3 से 4 दिन तक बजट पर बहस होती है, सामान्य चर्चा होती है। लोकसभा में इसके पूरे भाग पर या आंशिक भाग पर चर्चा, जैसे समय की स्थिति हो उस हिसाब से लोकसभा में इसके पूरे भाग पर अथवा आंशिक भाग पर चर्चा की जाती है। इससे संबंधित प्रश्नों पर वित्त मंत्री का अधिकार है कि वह उसे जवाब दे, अर्थात जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों पर
वित्त मंत्री जवाब देता है। तो यहाँ पर दूसरा चरण है, पहले चरण में प्रस्तुतिकरण और दूसरे चरण में आम बहस या चर्चा। अब यह तो चर्चा जो होती है वो तो सारे सदस्य करते हैं, लेकिन सारे सदस्य मिलकर के इतने बड़े बजट पर तो वो बात कर नहीं सकते, इसलिए उस बजट के प्रत्येक पॉइंट पर, प्रत्येक खंड पर की ऑब्जर्वेशन के लिए, उसके प्रत्येक खंड पर एक गूढ़ चर्चा के लिए वह विभागीय समितियों द्वारा किया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब आम बहस पूरी हो जाती है तो सदन 3 या 4 सप्ताह के लिए स्थगित हो जाता है और उस दौरान विभागीय समितियां उसका जांच करती हैं बजट का। उसमें क्या क्या होता है, इस अंतराल के दौरान स्थायी समितियां अनुदान की मांग आदि की विस्तार से जांच करती हैं और एक रिपोर्ट तैयार करती हैं। संसद की स्थायी समितियां जो हैं उनमें उनके द्वारा यह कार्य किया जाता है कि यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें जो अनुदान की मांगे रखे, अनुदान का मतलब है सरकार से के माध्यम से यह मांग प्रस्तुत की गई है कि हमें यह कार्य करने के लिए इतना धन चाहिए। अब संसद उस धन को जारी करेगी। भारत के संविधान में कहा गया है कि संसद के नियम बनाने के अलावा किसी तरह से धन की निकासी नहीं होगी। धन केवल तभी निकलेगा जब संसद विधि बनाएगी। ऐसी स्थिति में यह सरकार अनुदान के लिए एक मांग प्रस्तुत करती है कि हमें धन चाहिए, तो उस मांग पर जो स्थायी समितियां हैं वह चर्चा करती हैं और चर्चा के दौरान उसकी जांच करती हैं, रिपोर्ट बनाती हैं। इन रिपोर्टों को दोनों सदनों में भेजा जाता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। विभिन्न मंत्रालयों पर संसद की वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए स्थायी समितियों की व्यवस्था 1993 से शुरू की गई और इसे 2004 में विस्तृत किया गया। पहले स्थायी समितियों की व्यवस्था नहीं थी। 1993 में यह व्यवस्था की गई कि अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा क्या क्या मांगे प्रस्तुत की गई हैं, उनको किन किन कार्यों के लिए कितना कितना धन चाहिए, यह जांच करने के लिए वह धन कहीं दुरुपयोग तो नहीं होगा, यह ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं है, या महत्वहीन कार्य के लिए तो नहीं है। इन सारे कामों की चर्चा के लिए स्थायी समितियों की व्यवस्था की गई और स्थायी समितियाँ उनकी जाँच करती हैं, उन पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करती हैं, संसद का नियंत्रण। ठीक, इसके बाद से यह तीसरा चरण समाप्त होता है और चौथा चरण शुरू होता है। इसमें अनुदान की मांगों पर मतदान होता है। स्थायी समितियों की रिपोर्ट सदन में रखी जाती है। लोकसभा में अनुदान की मंत्रालयवार मांगों पर मतदान होता है। मतलब मान लीजिए वित्त मंत्री के द्वारा जो रिपोर्ट बजट रखा गया उसमें किस तरह की मांगे किस मंत्रालय के द्वारा की गई हैं, इसे ध्यान में रख के स्थायी समितियों की जो रिपोर्ट है उसे रखा जाता है और यह देखा जाता है कि किस मंत्रालय को कितना धन चाहिए। रेल मंत्रालय को कितना चाहिए, कृषि मंत्रालय को कितना चाहिए, खाद्य मंत्रालय को कितना चाहिए। इस तरह अलग अलग मंत्रालयों को जितना धन चाहिए उन पर अलग अलग चर्चा और मतदान होती है। पूर्ण मतदान के बाद ही एक मांग जो है वह अनुदान बन जाती है। मांग सामान्य स्थिति है, अर्थात राज्य के सरकार के द्वारा मांग प्रस्तुत की गई और वह जब उस पर मतदान हो जाएगा तो वह अनुदान बन जाएगी, अर्थात पैसे की निकासी का आदेश हो जाएगा जब। इसके बाद पांचवा चरण है विनियोग विधेयक का पारित होना। विनियोग विधेयक का पारित होना यानी धन की निकासी के लिए आदेश करना। जैसे आपके पास चेक होता है, आप चेक पर साइन करते हैं और लिखते हैं कि इतने पैसे इस व्यक्ति को दिए जाएं, तो उसी तरह से विनियोग विधेयक एक चेक है जो संसद जारी करती है सरकार के लिए। तो इस तरह से विनियोग विधेयक जब पारित हो जाता है तो विनियोग विधेयक के माध्यम से सरकार को यह अधिकार हो जाता है कि वह धन की निकासी संचित निधि से कर सके। तो विनियोग विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। खर्च के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने हेतु एक विधेयक लाया जाता है, वही चेक जो मैंने कहा, और जिसे विनियोग विधेयक कहते हैं। तो इस तरह का विधेयक जो कि धन निकालने के लिए सरकार के द्वारा संसद में लाया जाता है उसे विनियोग विधेयक कहते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली, विनियोग विधेयक के द्वारा निकाले गए धन को लोकसभा द्वारा पारित अनुदान और भारत की संचित निधि पर भारित व्यय पर खर्च किया जाता है। लोकसभा में जो अनुदान पारित किए हैं कि किन मंत्रालयों को कितने पैसे दिए जाने हैं, इस पर खर्च होता है वह। और दूसरा जो भारित व्यय है, संचित निधि पर भारित व्यय, मैंने बताया ना, जिन पर मतदान नहीं होता उन पर भी यह धन खर्च होता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि विनियोग विधेयक का हस्ताक्षर
जब राष्ट्रपति अनुमति देता है तभी संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। अर्थात राष्ट्रपति की अनुमति और संसद के आदेश के बिना कोई भी धन संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता। तो इस तरह से हमने देखा 5 चरण। पहले एक प्रस्ताव लाया गया, फिर उस पर आम बहस हुई, उस बहस के बाद से उसकी विभागीय जांच हुई, फिर उस पर मतदान हुआ, फिर एक विनियोग विधेयक लाया गया कि हाँ अब इसके लिए पैसा निकाला जाए। अब उसके बाद से पैसे निकालने शुरू होते हैं। तो शुरुआत में बजट जब से पारित होता है और जब तक बजट फाइनल हो जाता है, संसद के दोनों सदनों से पारित होकर के राष्ट्रपति से हस्ताक्षर, तब तक एक लंबा समय बीत जाता है। कभी कभी यह समय 1-1.5 महीने 2 महीने तक का चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में 60-70 दिन के महीने समय के लिए पैसों का क्या होगा, किस तरह से सरकार काम करेगी, इसके लिए एक व्यवस्था की गई है लेखा अनुदान की। लेखा अनुदान शुरुआती जो 2 महीने हैं उनके लिए यह प्रस्ताव आता है कि विनियोग विधेयक जब तक पारित हो, जब तक सरकार के अकाउंट में पैसे आए, तब तक के लिए एक व्यवस्था की गई है कि सरकार का काम चलता रहे। कभी 1 महीने हो जाता है, कभी 2 महीने हो जाता है, तो उस समय के लिए काम चलता रहे। तो जितना भी बजट का प्रस्ताव है उस प्रस्ताव का 1/6 हिस्सा लेखा अनुदान के माध्यम से सरकार के खाते में भेज दिए जाते हैं, सरकार को दे दिए जाते हैं। इस लेखा अनुदान के माध्यम से सरकार को बिना विनियोग विधेयक पारित हुए, बिना बजट के पास हुए भी 1/6 हिस्सा पास हो जाता है। 1/6 हिस्सा 2 महीने के व्यय के लिए सरकार को आवंटित किए जाते हैं। बजट पर आम बहस के बाद लेखा अनुदान पारित किया जाता है। बजट का दूसरा चरण है आम बहस। जब आम बहस हो जाती है बजट पर, उसके बाद उस धन का 1/6 हिस्सा अर्थात 2 महीनों तक का लगभग खर्चा सरकार को दे दिया जाता है। तब तक बजट पास हो जाता है और उसके बाद बजट से मिलने वाली राशि से वह अपना कार्य चलाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि विनियोग विधेयक जो इसका 5वां चरण है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद इसके 6वें चरण पर आते हैं वित्त विधेयक का पारित होना। सरकार के वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावित करने के लिए एक वित्त विधेयक लाया जाता है। इस पर धन विधेयक की सभी शर्तें लागू होती हैं। धन विधेयक की कौन कौन सी शर्तें, जैसे यह लोकसभा में ही होगा, राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जाएगा, इसे राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकती, इसे राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से अस्वीकार नहीं कर सकता। तो इस तरह का वित्त विधेयक लाया जाएगा। वित्त विधेयक में कर को बढ़ाने या घटाने संबंधी संशोधन प्रस्तावित किए जाते हैं। अंतिम कर संग्रह अधिनियम 1931 के अनुसार वित्त विधेयक 75 दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए। वित्त अधिनियम बजट के आय पक्ष को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। अभी हमने व्यय के लिए जो पैसे खर्च किए थे, हमने बताया ना कि व्यय के लिए सरकार को जो पैसे आने थे वह पैसे संचित निधि से निकाल दिया जाता है, लेकिन आय की व्यवस्था इस वित्त विधेयक के माध्यम से की जाती है। यह वित्त विधेयक ही बताता है कि बजट में किन किन स्रोतों से हमें सरकार को आय प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से बजट की प्रक्रिया हमने जानी कि बजट कैसे होता है, कैसे पारित किया जाता है, किन किन प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। अब बजट में कभी कभी पैसे कम पड़ जाते हैं या अचानक आवश्यकता पड़ जाती है, इसके लिए कई सारे अन्य भी अनुदान हैं। अनुदान का मतलब पैसे देना, दान से ही ये बना हुआ है। तो अनुपूरक अनुदान पहला है। अनुपूरक अनुदान का मतलब होता है कि अगर चालू वित्तीय वर्ष में किसी विशेष सेवा के लिए आवंटित राशि कम पड़ जाए, मान लीजिए किसी मद पे जो खर्चे सरकार ने दिखाए हैं कि इतने खर्च होंगे, किसी कारण से वो उससे ज़्यादा खर्च हो जाए, सरकार के पास पैसे की कमी आ जाए उस मद में, तो उस कमी को पूरा करने के लिए अनुपूरक अनुदान की व्यवस्था की जाती है। अर्थात बीच में अगर पैसे कम पड़े, और किसी भी मद के लिए आवंटित राशि अगर कम पड़ने लगे, तो अनुपूरक अनुदान के माध्यम से उसे पूरा किया जाता है। दूसरा है अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त अनुदान चालू वित्तीय वर्ष में किसी ऐसी नई सेवा के संबंध में व्यय के लिए राशि आवंटित करना जिसकी चर्चा बजट में न हो। मान लीजिए वित्तीय वर्ष चल रहा है अप्रैल से मार्च के बीच, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच, और उस दौरान कोई नई सेवा, कोई नया काम करना हो जो कि आवश्यक हो लेकिन बजट में उसकी चर्चा न की गई हो, तब सरकार अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान करती है। संसद के सामने अतिरिक्त अनुदान का वो रखती है, प्रस्ताव रखती है, और उसे पास हो जाने पर उस नई सेवा के लिए धन आवंटित किए जाते हैं। अधिक अनुदान, कभी कभी किसी सेवा के लिए जितना भी अनुदान की व्यवस्था की गई है उससे अधिक व्यय हो जाता है, पर वित्त वर्ष में लोकसभा में अधिक अनुदान की मांग पर मतदान होता है। इसके पहले संसद की लोक लेखा समिति द्वारा ऐसी मांग की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। जब किसी सेवा के लिए आवंटित रकम से अधिक व्यय हो जाए,
अर्थात जितना भी पैसे उसमें दिया गया है उससे अधिक पैसे खर्च हो जाएं और उसके लिए अलग से पैसे की ज़रूरत पड़े, तब अधिक अनुदान की का प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन ऐसे अनुदान पर पहले लोक लेखा समिति के द्वारा जांच की जाती है। लोक लेखा समिति संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनती है और इस पर जांच करने के दौरान यह ध्यान रखा जाता है कि किसी भी धन का दुरुपयोग न किया गया हो। तो जब यह समिति जांच कर लेगी तब दोबारा उसी सेवा के लिए जिसके लिए धन कम पड़ गया है उसके लिए मतदान करके और पैसे दिए जाएंगे। एक है प्रत्याय अनुदान। अगर कोई आकस्मिक रूप से अत्यंत धन की आवश्यकता पड़ जाती है तो लोकसभा द्वारा इस तरह के धन की व्यवस्था सरकार के लिए की जाती है। इसे लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक भी कहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि अनुदानों के उसमें एक अन्य अनुदान है सांकेतिक अनुदान। सांकेतिक अनुदान का मतलब होता है यह तब प्रस्तुत किया जाता है जब पहले से प्रस्तावित किसी सेवा के अतिरिक्त सेवा के लिए धन की आवश्यकता पड़ जाती है। मान लीजिए किसी मद में राशि आवंटित की गई है किंतु उस मद में कोई अन्य कार्य भी निकल आता है। थोड़ी देर के लिए ऐसे इसको समझिए कि पुल बनवाने का कार्य है, पुल बनवाने के लिए पैसे की व्यवस्था की गई है किंतु पुल से जुड़ा हुआ सड़क भी बनवाना है, अर्थात उसी मद से जुड़ी हुई दूसरी सेवा है, तो उसके लिए जो व्यवस्था है वह सांकेतिक अनुदान के माध्यम से की जाएगी। यह प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाता है, उस पर मतदान होता है, तब धन का आवंटन किया जाता है। इसके अलावा अन्य अनुदान भी हैं जैसे अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, असाधारण अनुदान, वोट ऑफ क्रेडिट। इस तरह की व्यवस्थाएं जिन्हें बजट पारित करने जैसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, इनके माध्यम से भी सरकार को धन आवंटित किए जाते हैं। अब निधियों के बारे में जान लें कि किन किन निधियों में पैसे रखे जाते हैं, अर्थात सरकार का खजाना किस किस तरह का होता है। तो अनुच्छेद 266 के अनुसार संचित निधि का उल्लेख है। संचित निधि के अंतर्गत कौन कौन से पैसे रखे जाते हैं? पहला तो भारत सरकार को जितने भी कर से प्राप्त आय है वह सभी संचित निधि में रखी जाती है। ठीक, हमने पहले चर्चा में बताया था कि यह सबसे बड़ा खजाना होता है। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए सभी ऋण भी संचित निधि में ही रखे जाते हैं और ऋण से को अगर जमा करने के बाद जो राशि प्राप्त होती है, अगर मान लीजिए किसी अन्य देश को ऋण दिया गया हो वह सरकार को प्राप्त हो, या इस तरह से ऋण की पुनर्अदायगी से प्राप्त होने वाला धन भी संचित निधि के अंतर्गत रखा जाता है। संचित निधि के अलावा एक भारत का लोक लेखा होता है। लोक लेखा के अंतर्गत भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बैंक जमा, बचत, विभागीय जमा इत्यादि को शामिल किया जाता है। इससे कार्यकारी प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कार्यकारी प्रक्रिया का मतलब कि यह कार्यपालिका के हस्तक्षेप इसमें ज़्यादा होते हैं, संसद के कम। कार्यकारी प्रक्रिया का मतलब यह हुआ कि यह कार्यपालिका के नियंत्रण में है और भुगतान बैंकिंग आदान प्रदान से संबंधित इसमें होता है। इस खाते से धन निकालने के लिए विनियोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात संसद की नहीं बल्कि कार्यपालिका के अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। एक अन्य निधि है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि की स्थापना भारत का आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 के द्वारा की गई। संसद आकस्मिक निधि की व्यवस्था करती है। इस आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है और राष्ट्रपति के ओर से वित्त सचिव इस पर वो करता है, आदेश जारी करता है। यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है और राष्ट्रपति के द्वारा ही जारी की जाती है। जब किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम रूप से इसे दी जा सकती है। मान लीजिए कोई आकस्मिक घटना आ जाए, आकस्मिक कोई आवश्यकता पड़ जाए तो आकस्मिक निधि से सरकार धन निकाल सकती है, राष्ट्रपति के आदेश से निकालेगी और जब संसद का सत्र लगेगा तो उसे इस निधि के निकालने का जो नियम है, जो निकालने की व्यवस्था है, उसे संसद में मतदान के द्वारा पारित कराना पड़ेगा। तो इस तरह से यह कार्यपालिका के हाथ में होती है और यह व्यवस्था भारत में 1950 के अधिनियम से की गई है। तो अब आपने जाना कि धन कितना महत्वपूर्ण होता है और धन की व्यवस्था, धन को किस तरह से बचाया जाए, किस तरह से बनाया जाए, यह सारी व्यवस्था, खर्च करने के प्रावधान, धन पर नियंत्रण संसद का हो, यह सारी व्यवस्था बजट के अंतर्गत बताई गई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न भी आते हैं, तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा और इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे अवश्य पूछिएगा कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। महादेव, धन्यवाद।